नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल HM कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा टॉपिक हिस्ट्री का था। जैसा कि आपको पता था कि 25 तारीख से हमारा शेर ए हिंद बैच हमारा इंडियन आर्मी का स्टार्ट होने वाला था। मैंने आपको पहले ही बताया था 25 से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी मैथ क्लास हो चुकी है, अब हमारी हिस्ट्री क्लास आज होगी, ठीक है। तो आज हम लोग उस पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है। उसके अधिवेशन कौन कब कब कहाँ पर हुए और अधिवेशन में खास बात क्या रही, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसी में आते हैं दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, इनके सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। किसने स्थापना किसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक किसका है? हिस्ट्री का, ठीक है। पहले मैं आपको हिस्ट्री कवर करा देता हूँ, उसके बाद फिर जियोग्राफी, फिर संविधान, इसी तरह से मैं बाई थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको बताता चलूँगा, ठीक है। ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, आप अच्छे से सब सीख सकें, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है पढ़ने में इंटरेस्ट आप लोगों का कम रहता है, क्योंकि आपका फिजिकल इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो आपकी आंखें एकदम बंद होने लगती हैं। क्योंकि यार कोई इंसान हो नॉर्मल, अगर 2-3-4 घंटे दौड़ रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, तो शरीर तो उसका थकना ही पक्का एकदम लिखा है ना। तो लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी है हमारे साथ, ठीक है। आपको क्लासें भी करनी है। तो देखते हैं हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो स्थापना इसकी सबसे पहले मैं बताऊंगा स्थापना कब हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अधिवेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट में, कोई आपका इसमें इतना इससे कम शॉर्ट आपका हो ही नहीं सकता, मैं ये बोल रहा हूँ। इससे कम आपका शॉर्ट हो ही नहीं सकता, इतना मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ आपके मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है, जितना मुझे लगा कि हाँ इतने में पूछेगा तो मैंने उतना ही रखा है लेवल, ऊपर मैंने बिल्कुल भी नहीं उठाया, ठीक है। स्थापना जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या देख लेते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है, ठीक है। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। इनका पूरा नाम क्या है? एलन, जो शॉर्टकट लिखा है ए.ओ. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की, ठीक है। कब की? 28 दिसंबर 1885 में की, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, सब एग्जाम में पूछता है। तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रथम अधिवेशन की। जिसी दिन स्थापना हुई उसी दिन प्रथम अधिवेशन भी हुआ होगा। 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ बंबई में। पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन जब फ्लैग की बीमारी फैल गई ना, जब फ्लैग आ गया तो पुणे से इसको कैंसिल करके बंबई में लाया गया, ठीक है। बंबई में फिर इसका गुवाहाटी के पास, बंबई में गुवाहाटी के पास एक कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत नाम का कॉलेज है, ठीक है। वहां पर इसका अधिवेशन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अभी सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी, काफी बनर्जी आएंगे, लेकिन अभी पहले इसके जानते हैं कि बंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कॉलेज था, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बीच बाच में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते रहूंगा ताकि आपका मन भी लगा रहे, ठीक है, और आपकी पूरी तैयारी भी हो सके। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था बता सकते हैं आप लोग? कौन था भारत का वायसराय? वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कौन था? लॉर्ड डफरिन था भारत का वायसराय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में। कहाँ में हुआ? कलकत्ता में हुआ, ठीक है। तो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885, ठीक है। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, ठीक है। कलकत्ता में हुआ पहला, मुंबई में दूसरा, कलकत्ता में स्थापना 1800। जब पहला अधिवेशन याद रखेंगे तो स्थापना भी इसकी याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई, जो कि लंदन में, ठीक है, ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। और उस समय भारत की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भारतीय कांग्रेस की दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, ठीक है। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन में की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत में कौन थे? दादा भाई
नौरोजी की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, अब एक बात और पूछते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बता सकते हैं आप लोग किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बता सकते हैं आप किसे कहा जाता है? कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अब बारी आती है ए.ओ. ह्यूम की। तो लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने ए.ओ. ह्यूम के बारे में कहा था, भारत की स्वतंत्रता के ए.ओ. ह्यूम पुजारी हैं, उनका हृदय भारत की इस दुर्दशा पर को देखकर रोता है। ठीक है, कहा था कि जो भारत की स्वतंत्रता के पुजारी हैं ए.ओ. ह्यूम, और ऐसी भारत की दुर्दशा को देख के ए.ओ. ह्यूम का मन रोने का करता है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम रो पड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बात बता दें हम कि जो ये पहले सबसे पहले भारतीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका सबसे पहले नाम था। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने उसका नाम बदल के क्या किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले इसका नाम ये था। ठीक है, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ पड़ा, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। ठीक है, किसने नाम बदला? दादा भाई नौरोजी ने बदला। ठीक है, अब कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो भी मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, किस सन में? 1887 में। ठीक है, अब एक बार मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा, किसने कहा था? बता सकते हैं? कहा था तिलक ने इसे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यही पूरा जो इन्होंने कहा था आप पर भी ये लागू होता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपका कहना होगा वर्दी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। आपका ये इसमें निर्णय होना चाहिए। आप किसी से बोले तो ऐसे बोले कि वर्दी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तो स्वराज आप हटा के आप यहाँ पे वर्दी कर लीजिए। आप अपना डायलॉग बना दीजिए, कोई कुछ कहे तो आप सीधा उसके मुंह पे ये चिपका देना कि वर्दी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे प्यारे भाई होते हैं कि सोचते हैं कि जब वर्दी मिल जाएगी तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और AK-47 इंसास काफ़ी सारी मैं बंदूकें चलाऊँगा। उनको बंदूकें चलाने का बहुत शौक़ रहता है ना। सोचते हैं कि वहाँ पे बम मिलेंगे और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, रॉकेट लॉन्चर आता है जो रॉकेट को सीधा धड़ाम पूरा, तो रॉकेट लॉन्चर मिलेगा, इसको देखूँगा और स्नाइपर चलाने को मिलेगा। तो यार भाई मेरे यहाँ एक सरदार जी थे बटालियन में, गुरप्रीत सिंह हमको लगता है उनका नाम था। जब हम लोग सी में थे तो बता रहे थे कि भाई मैं भी पहले बहुत शौकीन था कि बंदूकें चलाने को मिलेंगी और उसके बाद फिर मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, दिन रात बंदूकें चलाऊँगा और देश की सेवा करूँगा। देश की सेवा तक तो बात ठीक है, लेकिन लास्ट में वो इतना बंदूकों से ऊब गए थे कि उन्होंने कहा कि भाई तू ले जा, तू दगा ले मेरे हिस्से की बंदूक, भाई तू चला दे जाके। डेली उनको कम से कम 2 लाख की गोलियां उनको चलानी रहती थी। 2 पेटी, 2 भर भर के बक्से आते थे, उनको ऑर्डर दिया जाता था कि भैया तुम्हारे साथ जितने भी सिपाही हैं सबके लिए 2-2 बक्से आए हैं, इनको आपको दिन में ख़त्म करना है, 12 घंटे 8 घंटे में इनको पूरे 2 बक्से खाली करने हैं। यार कब तक बंदूकें चलाओगे ये बताओ। तो लास्ट में इतना वो मतलब परेशान हो गए थे मतलब अब उनका मन ही नहीं करता था कि यार मैं हथियार छूँ या मैं बंदूकें उठाऊं और गोली चलाऊं। पता चला उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर मारा, सीधा 3 लाख बर्बाद। इस तरह से मतलब सेना अपने उसमें पैसे खर्चा करती है। तो ये सब आपको भी करना पड़ेगा। आप अभी जो इतना खुश हो रहे हैं कि बंदूकें चलाने को मिलेंगी, वो बात तो सही है, आपकी खुशी भी एकदम ठीक है, लेकिन आप जैसे ट्रेनिंग में जाएंगे आपको दे दिया जाएगा भैया लो इतना आपको दगाना है, तो आप सोचेंगे यार कितना मैं रोज चला रहा है, रोज 1-2 पेटी रोज आपको ट्रेनिंग में आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप भी उससे धीरे धीरे बोर होने लगेंगे। पता चला एक रॉकेट लॉन्चर आपने मारा, एक ग्रेनेड मारा, सीधा 2 लाख आपके पूरे बर्बाद। आपके नहीं मतलब सरकार के बर्बाद होंगे। लेकिन आप सोचोगे ये 2 लाख हैं, ये लो 2 लाख खत्म, दड़ाम 2 लाख खत्म। ठीक है, तो
अब देखते हैं हम लोग अधिवेशन के बारे में, बहुत बातें हो गई, अधिवेशन के बारे में देखते हैं। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बम्बई में अधिवेशन किया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। ये सबसे पहला अधिवेशन था। सचिव इसके एओ ह्यूम थे, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। फिर उसके बाद 1866 में दादा भाई नौरोजी प्रथम फारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। दादा भाई जो नौरोजी हैं प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। उनका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में इन्होंने अधिवेशन किया था, ठीक है। कब? 1886 में। अधिवेशन तो बहुत सारे हैं, कम से कम आपको 100 के करीब, आपको 70 से 80 करीब आपको अधिवेशन मिलेंगे, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ने हैं। मैंने जितने यहाँ पे बताया सिर्फ आप उसे देख लीजिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम में ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर से ही वो अपना हाथ फेरेगा, ठीक है। तो 1886 में दादा भाई नौरोजी प्रथम फारसी अध्यक्ष थे, कलकत्ता में इन्होंने अधिवेशन किया। अब उसकी बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले। मैं आपको हिस्ट्री में भी बताऊंगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन था। 1905 में इन्होंने अधिवेशन किया। कहाँ पे अधिवेशन किया? बनारस में अधिवेशन किया, ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में इन्होंने अधिवेशन किया। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में हिस्ट्री पढ़नी है, ये तो मैं आपकी आर्मी के लिए हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत डीप में नहीं पूछते। अगर आपको स्पेशली हिस्ट्री की क्लास करनी है तो आप मेरी यूट्यूब पे जाके HM कोचिंग क्लासेस के नाम से जिसमें आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं आधुनिक भारत की, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। अभी मैंने वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की हैं, 2-3 क्लासें हुई हैं। अभी तो पुर्तगाली वहाँ पे भारत आए हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर क्लास में अपडेट नहीं करता हूँ उसमें, लेकिन हाँ 2-3 दिन में क्लास आ जाती है, ठीक है। अभी वहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं 1907 में रास बिहारी घोष, ठीक है। अरविंद घोष के भाई नहीं है, लेकिन हाँ रास बिहारी घोष ये भी अध्यक्ष थे। कब? जब सूरत में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे फूट क्यों लिखी है? फूट इसलिए मैंने लिखी है कि जब ये अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष सूरत में, तब नरम दल और गरम दल, ठीक है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई, ठीक है। बस आप अभी इतना इसमें जाने कि नरम दल और गरम दल की वजह से इसमें फूट पड़ गई थी, जब ये 1907 में रास बिहारी घोष सूरत के अधिवेशन कर रहे थे, ठीक, सूरत में अधिवेशन कर रहे थे। 1917 में एनी बेसेंट, 1917 में प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। इन्होंने अधिवेशन कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था, ठीक है। प्रथम महिला विदेशी अध्यक्ष एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन किया, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं 1924 में महात्मा गांधी, बूढ़ो बाबा आ गए हैं, बेलगांव कर्नाटक में कहाँ पे अधिवेशन किया था? बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी ने किया था अधिवेशन, ठीक है। कब किया था? 1924 में किया था, ठीक है। अब 1925 में सरोजनी नायडू ने कानपुर में अधिवेशन किया, ठीक है। तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर में यहाँ पे अपना कानपुर में अधिवेशन किया, ठीक है। अब 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में अधिवेशन किया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक प्रस्ताव भी रखा था, स्वतंत्र भारत का प्रस्ताव, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रस्ताव इन्होंने इस अधिवेशन में रखा था। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया। किस सन में रखा गया? 1929 में रखा गया, ठीक है। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो आपका ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका खत्म हो चुका है। देख लीजिए कितना छोटा सा टॉपिक आपका ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इतू सा आपका टॉपिक पूरा कवर हो गया है, ठीक है। ज़्यादा डीप में अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे आधुनिक भारत के इतिहास में आप आगे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में उसकी, ठीक है। वहाँ पे आपको डीप मिल जाएगा, लेकिन अभी आप डीप मत पढ़िए, मेरी आपसे यही विनती है। आप जिस तरह से अभी शेर हिंदी बैच आप आर्मी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना बहुत है, इतना आपके लिए पूरा फुल है, ठीक है। अगर आप इसी तरह से इतना पढ़ते रहे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से निकलेगा, ठीक है। और अपना फिजिकल भी मेंटेन करते रहिए, अपनी रेस भी मारते रहिए। हो सकता है अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाए आर्मी की,
और आपकी जो खुशहाली है, आपकी जो खुशियाँ हैं और बढ़ जाएं और आप और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।